बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 36 जो है वो कवर करेंगे। पहला टॉपिक है स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स। दोस्तों ये स्ट्रीम मैनिपुलेशंस क्या होती हैं? आप जब इनपुट या आउटपुट यूज़ करते हो C++ लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रीम यानी इनपुट और आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए। उसके लिए हमारे पास पहली एक हेडर फाइल होती है iostream.h जो कि सिंपल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। देन हमारे पास दूसरी एक हेडर फाइल होती है fstream.h। दोस्तों ये हेडर फाइल हम तभी यूज़ करते हैं जब आपने फ़ाइल हैंडलिंग करनी हो, मतलब अपना जो रिकॉर्ड है, अपनी जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो आपने फ़ाइल के अंदर रखनी हो और फाइल से गेट करनी हो। इसी तरह तीसरे नंबर पे iomanip.h। iomanip ये एक ऐसी हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट की मैनिपुलेशन करती है। मैनिपुलेशन समझते हो, मतलब खूबसूरती से अपनी चीज़ को लिखना, एक वेल डिफाइंड तरीके से अपनी चीज़ को अरेंज करना, अपनी इनपुट को आउटपुट को। तो उसके लिए हम iomanip यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। दैन उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में कोई ख़ास बातें नहीं है, चंद एक फंक्शंस हैं उनके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब यहाँ पे उसके बाद एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको इन फंक्शन की वर्किंग का पता हो। तो यहाँ पे cin.eof ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, इट विल रिटर्न द स्टेट ऑफ एंड ऑफ फाइल। मतलब जब आप फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हो तो उस दौरान आपने अगर ये चेक करना हो कि आपकी जो फाइल है क्या वो एंड हो चुकी है या नहीं हुई, तो एंड ऑफ फाइल का जो स्टेट होती है कि वो एंड हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन cin.eof का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका फंक्शन है cin.bad। दोस्तों जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और आपका कोई भी जो ऑपरेशन है वो आपकी फॉर्मेटिंग एरर की वजह से फेल हो जाए, तो उस फेल्ड जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में बताने के लिए कि आपका ऑपरेशन जो है वो फेल हो चुका है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके लिए हम cin.bad फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ये बताता है कि हमारा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है या फेल हो चुका है। इसी तरह cin.clear, तो यहाँ पे ये आपकी हैंडआउट्स में नहीं लिखा हुआ, मैंने खुद यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ये आप लिख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, क्लियर द फेल्ड स्टेट ऑफ द स्ट्रीम। कि जब आपकी कोई भी स्ट्रीम का आपका कोई भी ऑपरेशन जो है फेल होता है तो उसको क्लियर करने के लिए हम ये cin.clear फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अगला पॉइंट है मैनिपुलेटर्स। ये मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं द मैनिपुलेटर्स आर लाइक समथिंग दैट कैन बी इंसर्ट इनटू स्ट्रीम अफेक्टिंग अ चेंज इन द बिहेवियर। मतलब दोस्तों ये मैनिपुलेटर बेसिकली एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर अपने वेरिएबल्स या अपने ऑपरेशंस का बिहेवियर चेंज करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मैनिपुलेटर्स की कितनी टाइप्स हैं, तो मैनिपुलेटर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर और दूसरे को हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। तो ये आपकी मैनिपुलेटर्स की पहली टाइप है नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। सम ऑफ द मैनिपुलेटर्स आर यूज्ड विदाउट द आर्गूमेंट। मतलब ऐसे मैनिपुलेटर्स जो विदाउट एनी आर्गूमेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल के तौर पर नीचे पहले तो ये बताया, वी कैन यूज़ मैनिपुलेटर्स टू कन्वर्ट दीज नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। मतलब ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर दोस्तों होते हैं, ये एक ऐसे मैनिपुलेटर होते हैं इनको हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अपने एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना हो। आपको पता ना हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो अगर आपने एक बेस मतलब डेसिमल की बेस से आपने ऑक्टल की बेस में जाना हो, तो उसके लिए दोस्तों आप नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे सर ने एक एग्जांपल के तौर पर समझाया हुआ है, तो मैं इस एग्जांपल को आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की इनपुट आउटपुट के लिए iostream। उसके बाद अपनी इनपुट आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए iomanip, और उसके बाद अपनी कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए मैंने यूज़ की conio.h। ठीक है, और उसके बाद मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड की यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड। और उसके बाद मेरा मेन का फंक्शन है। इस मेन के फंक्शन के अंदर दोस्तों मैंने एक डेसिमल वैल्यू दी नंबर, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 12। अब दोस्तों ये जो नंबर वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया 12, ये एक आपकी डेसिमल वैल्यू है। अगर आप चाहते हो ये आपकी जो डेसिमल वैल्यू है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे OCT। ये OCT क्या है, बेसिकली ऑक्टल की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक मैनिपुलेटर है। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर वो होते हैं जिसमें जस्ट ओनली हमारे मैनिपुलेटर का जस्ट नेम होता है, उसके आगे कोई भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना OCT, जस्ट मैंने अपने मैनिपुलेटर का नाम बताया तो वो काम आपका कर देगा। और उसके बाद मैंने अपना उस वेरिएबल का नाम बताऊंगा जिसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो मेरा नंबर सिस्टम है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो।
तो बेसिकली ये क्या करेगा दोस्तों, OCT बेसिकली एक नॉन पैरामीटराइज्ड हमारे पास क्या है जी, वो है मैनिपुलेटर है जो हमारे इस डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैंने गेट CH यूज़ किया। ये गेट CH के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और रिटर्न 0। ठीक है दोस्तों, ये है एग्जांपल आपकी नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर की। तो यहाँ पे अगर सारे आपको कहे हैं पेपर में कि व्हाट इज़ नॉन मैनिपुलेटर पैरामीटर्स, तो आप सबसे पहले ये जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन दी है, सबसे पहले आप ये लिखोगे ये डेफिनेशन नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर की, जो कि मैनिपुलेटर की टाइप है। उसके बाद आप इसका यूज़ बताओगे और उसके बाद ये वाली एग्जांपल आप पेपर में दे दोगे। ये है जी नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर की, नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर की ये एग्जांपल है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, और ये देखें आपकी वैल्यू क्या थी 12। दोस्तों जो डेसिमल का 12 होता है ना, वो आपके ऑक्टल के अंदर 14 के इक्वल होता है, यानी 14 के इक्वल होता है। देखो आपको 14 दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों आपकी एग्जांपल नॉन पैरामीटराइज की। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की जो दूसरी टाइप है जिसका नाम है पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर, उसकी बात करते हैं। तो ये दोस्तों चंद एक आपको नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर के नाम सारे दिए हुए हैं, आगे उनकी डोमेन है कि ये जो मैनिपुलेटर है ये इनपुट में यूज़ होगा, आउटपुट में यूज़ होगा, सिर्फ इनपुट में यूज़ होगा, सिर्फ आउटपुट में यूज़ होगा। तो ये जो आपको जिनका लिखा हुआ है ना डोमेन इन आउट, इसका मतलब है ये जो मैनिपुलेटर है ये एक ऐसा नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है जो इनपुट में भी यूज़ होगा और आउटपुट में भी यूज़ होगा। और आगे इनका इफेक्ट लिखा हुआ है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, आप इनको खुद देखते हुए पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है जो मेन यहाँ पे काम की थी। उसके बाद दोस्तों दूसरी टाइप मैनिपुलेटर्स की जो दूसरी टाइप है जो मैंने आपको बताई थी पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर, इनकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ द मैनिपुलेटर्स आर यूज्ड विद द आर्गूमेंट, कि ऐसे मैनिपुलेटर्स जो वर्किंग कब करते हैं जब उनके साथ कोई आर्गूमेंट पास किया जाता है, जब उनके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद दोस्तों हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे हम इसकी यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, चलो मैं यहाँ पे पहले आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पैरामीटराइज मैनिपुलेटर के बगैर करके दिखाता हूँ। मान मेरे पास एक आउटपुट है खिजर शहाल, ठीक है। अब ये अगर मैं आउटपुट डिस्प्ले करूँगा ना तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, खिजर शहाल दिखेगा, खिजर शहाल दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो खिजर शहाल है ये शुरू से थोड़ी स्पेस छोड़ दे, थोड़ी विड्थ छोड़ दे, थोड़ी स्पेस छोड़ दे दोस्तों, उसके लिए हमारे पास ना कि एक पैरामीटराइज मैनिपुलेटर होता है जिसको हम सी आउट के अंदर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है सेट डब्ल्यू। ये सेट डब्ल्यू एक पैरामीटराइज्ड जो है वो मैनिपुलेटर है। और आपने देखा था ना, मैंने आपको जैसे बताया था पैरामीटराइज के में क्या होता है कि आपके मैनिपुलेटर के नेम के बाद आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करते हैं। जबकि जो इससे पहले आपने नॉन पैरामीटराइज पढ़ा था उसमें क्या होता था, उसमें जस्ट ओनली उसका नेम बताते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन जो पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है इसमें नाम बताने के बाद आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई ना कोई आर्गूमेंट, कोई ना कोई पैरामीटर बताना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर एज ए विड्थ की फॉर्म में होगा, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में। मान लीजिए जैसे आपने लिख दिया 50 क्या मतलब क्या है, यानी आप कह रहे हो कि स्टार्ट से जो है 50 विड्थ सेट करके फिर खिजर शहाल डिस्प्ले करना। तो ये है एग्जाम्पल दोस्तों एक पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की। तो ये एग्जांपल आप पेपर में अगर आपको आता है, ये देखिए, ये देख रहे हो। अब खिजर शहाल से पहले देखो उसने 50 विड्थ सेट करके, ठीक है, और उसके बाद खिजर शहाल जो है वो डिस्प्ले किया, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल थी आपकी किसकी, पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की। बस इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको करवा दी है। मैंने नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की भी आपको डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल करवाई है विद कोड। उसके बाद मैंने आपको पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की भी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल करवा दी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बस सर ने चंद एक पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की सर ने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें देखो ये चंद एक पैरामीटराइज मैनिपुलेटर के नाम, आगे उनकी डोमेन क्या है, वो किस मकसद मतलब इनपुट में यूज़ होते हैं या आउटपुट में यूज़ होते हैं, और उसके बाद उनका इफेक्ट कि हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आ जाता है फॉर्मेट स्टेट फ्लैग्स। फॉर्मेट स्टेट फ्लैग का मतलब दोस्तों क्या है कि जब हमने अपने फ्लैग्स की जो स्टेट होती है, यहाँ पे डेफिनेशन में सेट की हुई, ये सेट ऑफ फ्लैग्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द स्ट्रीम। लेकिन जब हमने अपनी स्ट्रीम की जो स्टेट होती है उसको जब डिटरमाइन करना हो, उसको फाइंड करना हो कि इस वक्त हमारे फ्लैग की स्टेट क्या है, और उसकी या हमने एक तो हमने उसकी स्टेट फाइंड करनी हो और दूसरा उस फ्लैग की स्टेट को सेट करना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम फॉर्मेट स्टेट फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है फॉर्मेट स्टेट फ्लैग्स जो है ना वो मैनिपुलेटर्स हैं। ये मैनिपुलेटर के नाम है, आगे उनका जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बस आपको नाम याद हो, उसका आगे वर्किंग स्टाइल पता होगी, मतलब ये
किस मकसद के लिए यूज़ होता है, बस उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ स्टार्ट के ऊपर जो मैंने आपको मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद मैनिपुलेटर्स की जो 2 टाइप्स करवाई हैं आपको, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आपको टेबल दिखा रहा हूँ डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग के आगे आता है फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशंस, मतलब जब आपने अपनी मैनिपुलेशन करनी है और उसके लिए डिफरेंट तरह की फॉर्मेट्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम ये वाला सेट एफ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे उसने डिफरेंट तरह की में जो है सबसे पहले हमारे पास आ गया, ये कौन से हैं जी, ये अलाइनमेंट के हमारे पास डिफरेंट तरह की मैनिपुलेटर्स हैं। मतलब अगर आपने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ लाइन करना हो तो आप लेफ्ट वैल्यू ऑफ फ्लैग यूज़ करते हो, राइट की तरफ करना हो तो राइट यूज़ करते हो। तो ये ये जो टेबल्स दिए गए ना जिसमें डिफरेंट तरह की उसने आपको मैनिपुलेटर यूज़ करना सिखाए हैं, जिसमें उसने आपको डिफरेंट मैनिपुलेटर्स के नाम, आगे उनके मीनिंग्स और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन दी है। बस इनको आपने एक दफ़ा पढ़ देना, मेन आपका चैप्टर जो है ऊपर जब आपको मैंने टाइप्स करवाई हैं वहाँ तक आपका फिनिश हो गया, ठीक है जी। इसी तरह नीचे आपको बेस के लिहाज से, मतलब अगर आपने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम, ये आ गया शोइंग द बेस, और ये हम मैनिपुलेटर कब यूज़ करते हैं, जब आपने एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, मतलब वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ऊपर मैंने करवाया। उसके बाद साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी बस आपको तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने जो इनपुट है या जो आउटपुट है जब उसको साइंटिफिक मैनिपुलेशन के अंदर लिखना हो, साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखना हो तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, IOS साइंटिफिक, आगे फ्लॉट फील्ड। तो ये यहाँ तक ये चैप्टर के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट के ऊपर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट सिर्फ था कि वो आपका जो शुरू में मैंने आपको 3 फंक्शन बताए थे, CIN.EOF, CIN.BAD और CIN.CLEAR, वो इंपॉर्टेंट उनके बारे में आपको पता हो। उसके बाद मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, उनकी 2 टाइप्स क्या थी, बस उस वहाँ तक पता हो। उसके बाद ये नीचे जो टेबल दिए गए थे, इन टेबल के अंदर सिर्फ आपने इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना तो आपका ये चैप्टर फिनिश। दोस्तों आपके ये जो CS201 के फाइनल टर्म का एग्जाम पेपर हैं, इनके अंदर दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 31 से लेकर लेक्चर नंबर 40 तक इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 लेक्चर है ना 31 से लेकर 40 तक, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इससे पहले लेक्चर थे ना 19 से 30 तक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद लास्ट वाले जो 41 से 45 तक हैं वो 5 लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी ये जो लेक्चर्स हैं ना, ये जो आपको 31 से 40 तक हैं, इनमें से सिर्फ MCQs ही शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो जितना वो सिर्फ करवाता हूँ उस चीज़ को हाईलाइट किया करें एज ए MCQs या फिर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।